वेलकम टू द मास्टर क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था महाजनपद, उनकी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। देन हमने डिस्कस किया था अबाउट द फाइट फॉर पावर अमंग डिफरेंट महाजनपद्स एंड फाइनली मगध अंपायर सबसे ज़्यादा पावरफुल बन के सामने आई। देन हमने देखा था डिफरेंट डायनेस्टीज जो महाजनपद में थी, जिनमें थी हर्यंका, शिशुनागा, नंदा डायनेस्टी। एंड देन हमने बात की थी कि धनानंदा के टाइम पे अलेक्जेंडर इंडिया पे अटैक करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फॉरेन इन्वेजन्स इन इंडिया, जिसमें पर्शियन एंड ग्रीक इन्वेजन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, साइरस वाज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेड इंडिया। साइरस 550 बीसी में इंडिया पे अटैक करते हैं और इंडिया का कुछ पार्ट कॉन्कर कर लेते हैं, जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट ऑफ इंडिया था। और उस टाइम पे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट था, वहाँ पे आपने देखा था महाजनपद में कौन कौन से महाजनपद थे, रिकॉल करिए। गंधारा, देन कंबोज और मदरा भी था ना। हमने बात की थी ना कि बिम्बिसारा ने यहाँ पे भी अपना मैट्रिमोनियल अलायंस रखा था, शादी की थी मदरा में भी। तो ये महाजनपद थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। लेकिन साइरस ने क्या किया कि यहाँ पे अटैक करके कुछ पार्ट जो था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का वो कॉन्कर कर लिया था। और साइरस के अटैक के टाइम पे देखो 550 बीसी की बात हो रही है, तो उस टाइम पे इंडिया में कौन सी डायनेस्टी थी? हर्यंका। और इसके रूलर कौन थे? बिम्बिसारा। साथ साथ में आपने पिछले लेक्चर का भी रिकॉल करते रहना है, ठीक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो एरिया है वो पर्शियन कंट्रोल में आ गया है। देन साइरस के बाद आते हैं डारिस फर्स्ट। और डारिस फर्स्ट क्या करते हैं कि ये और ज़्यादा एरिया को बढ़ा देते हैं। इन्होंने क्या किया, पंजाब एंड सिंध एरिया को भी कॉन्कर कर दिया था। और उसके बाद आते हैं जर्जिस। लेकिन जर्जिस जो है ये अपनी किंगडम को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज इनको ग्रीक्स के साथ भी लड़ना था, क्योंकि इनके अपने एरिया में ग्रीक्स का इन्वेजन स्टार्ट हो गया था। तो ये वहाँ पे फाइट कर रहे थे, इसलिए ये इंडिया में अपनी किंगडम को ज़्यादा बढ़ा नहीं सके। हाँ, जर्जिस ने एक काम किया था, इन्होंने इंडियन इन्फेंट्री और कैवलरी को ग्रीक्स के साथ लड़ने में यूज़ किया था। तो ये पर्शियन इन्वेजन में आपको ये तीन नाम याद रखने हैं, साइरस, देन डारियस एंड जर्जिस। अब देखिए, बाहर से कोई इन्वेजन हुआ है तो वो अपना कल्चर लेके आएंगे और डेफिनेटली उनका कुछ इम्पैक्ट रहेगा जहाँ पे वो जाएंगे। जैसे मुगल्स इंडिया आए तो वो अपने साथ अपना कल्चर लेके आए, अपना आर्किटेक्चर लेके आए। तो वैसे ही जब पर्शियंस इंडिया इन्वेड करते हैं तो ये भी अपने कुछ इनके आने से भी इंडिया के कल्चर, इंडिया के इकॉनमी, इंडिया की सोशल लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स रहे होंगे। तो डिस्कस करते हैं कि क्या इफेक्ट्स थे पर्शियन इन्वेजन के। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट था ट्रेड रिलेशन। अब जब यहाँ से ये पर्शिया है और ये वाला एरिया इन्होंने इंडस रिवर के आसपास का कैप्चर किया था। अब ये एरिया खुल गया था और यहाँ पे क्या हो रहा था? ट्रेड। ऑब्वियसली बात है, इनके बीच में ट्रेड जो है बढ़ जाएगा। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था वो था ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईरान ग्रीव एट हाई पेस। देन अब देखिए, हम आगे देखेंगे कि यहाँ से अलेक्जेंडर एरिया कॉन्कर करता आ रहा है और ये फाइनली पर्शिया को भी कॉन्कर कर लेता है। देखिए, जब ये पर्शिया को कॉन्कर करेगा तो यहाँ से इसका इंडिया के लिए भी रास्ता खुल गया। और जो इंडिया और पर्शिया के बीच में ट्रेड हो रही थी, उससे अलेक्जेंडर को पता लग गया था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, ठीक है, इंडिया में वेल्थ बहुत ज़्यादा है, और वो उस लालच में यहाँ पे खिंचा आ गया। देन खरोष्टी स्क्रिप्ट। हम देखते हैं ना कि इस वाले एरिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं वो खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। और ये खरोष्टी स्क्रिप्ट कहाँ से आई थी? ये थी पर्शिया से, ओके। और इसकी खासियत यह है कि ये अरबिक की तरह या उर्दू की तरह राइट से लेफ्ट की साइड लिखी जाती है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट्स थे पर्शियन इन्वेजन के, ये आपने याद रखना है। एक तो ट्रेड रिलेशंस, दूसरा अलेक्जेंडर का इंडिया आना, देन खरोष्टी स्क्रिप्ट। और अशोका के इंस्क्रिप्शन पे भी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे अशोका की इंस्क्रिप्शन जो इस वाले एरिया में थी उनकी, वो खरोष्टी स्क्रिप्ट है। अब बात करते हैं ग्रीक इन्वेजन इन इंडिया। जो ग्रीक्स ने इंडिया को इन्वेड किया उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रीक्स में कौन सा किंग था जिसने इंडिया को इन्वेड किया था? तो अलेक्जेंडर।
अलेक्जेंडर आप देखेंगे यहाँ से ग्रीक्स जो हैं ये एरिया ऐसे कैप्चर करते हुए इस साइड ये पूरा एरिया कैप्चर करते करते पर्शिया को कैप्चर करते हुए इंडिया की साइड मूव करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि अलेक्जेंडर कौन था। अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसिडोनिया। अलेक्जेंडर के फादर का क्या नाम था? फिलिप। और ये कहाँ के थे? मैसिडोनिया के। सिर्फ 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर किंग बन जाता है 336 BC में। और उसके बाद ये ईरान को कॉन्कर करते हैं, देन इराक को कॉन्कर करते हैं और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इंडिया की साइड मार्च कर लेते हैं, जो आज का प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है। इस एरिया में इस साइड मार्च करते हैं। और मैंने आपको कहा था ना, ये ट्रेड की वजह से अलेक्जेंडर को पता चल चुका था कि इंडिया इज़ वेरी वेल्दी। और जैसे अलेक्जेंडर यहाँ से इस एरिया में पहुँचते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे सब छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है। उनमें से जो फेमस किंगडम्स थे वो थे अम्फी किंग, जो तक्षशिला का किंग था, एंड पोरस बहुत ब्रेव किंग था। बिकॉज जब अलेक्जेंडर यहाँ पे पहुँचते हैं तो अम्फी तो सरेंडर कर देते हैं और ये एक्सेप्ट कर देते हैं सोवेरेनिटी ऑफ अलेक्जेंडर। बट पोरस ने रेजिस्ट किया था, इन्होंने नहीं सरेंडर किया और इन्होंने वार लड़ी थी अलेक्जेंडर के साथ और जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया था इन्होंने अलेक्जेंडर को। और इसी वार को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइदसपास। हाइदसपास मीन झेलम। और झेलम के किनारे पे ये वार हुई थी पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच। काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद फाइनली पोरस हार जाता है। बट यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अलेक्जेंडर पोरस को हराने के बाद भी वो किंगडम पोरस को वापस दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे पोरस से कि वो इतनी बहादुरी से ये वार लड़े थे और इतना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाया था अलेक्जेंडर के अगेंस्ट। देन अलेक्जेंडर का क्या अब था? अलेक्जेंडर का ड्रीम था कि मैंने पूरी वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। और उस टाइम पे ये ग्रीक्स ऐसा मानते थे कि अर्थ क्या है? फ्लैट है और एक जगह पे जाके अर्थ ख़त्म हो जाएगी। और इनको लगता था कि इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट है, जहाँ पे समंदर आया था, बे ऑफ बंगाल वाला एरिया, तो इनको लगता था कि ये अर्थ का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और अलेक्जेंडर का ऐसा मानना था कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, बंगाल, आज के मॉडर्न बंगाल तक, तो मैं अर्थ का ईस्टर्न एरिया तो पूरा कैप्चर कर दूंगा, देन मुझे खाली वेस्ट कैप्चर करना है। बट होता क्या है कि अलेक्जेंडर की आर्मी मना कर देती है फर्दर इन्वेजन से, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ से देखो वार लड़ते 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 यहाँ तक पहुँच गई थी। तो इनकी आर्मी जो थी वो थक चुकी हुई थी और उन्होंने रिवर ब्यास के आगे जाना मना कर दिया, क्योंकि ब्यास से आगे गई नहीं आर्मी। और दूसरा रीज़न ये भी माना जाता है कि उस टाइम पे मैंने कहा था ना, अलेक्जेंडर जब इंडिया इन्वेड किया था तो कौन था उस टाइम पे इंडिया में? किंग धनानंदा। और धनानंदा के पास एक ह्यूज आर्मी थी, बहुत ज़्यादा आर्मी थी, हॉर्स और एलिफेंट्स और बहुत बड़ी आर्मी थी। और ये भी माना जाता है कि उस आर्मी से भी इनका थोड़ा सा मनोबल गिर गया हुआ था। और फाइनली अलेक्जेंडर अपनी आर्मी को नहीं मना सकता और ये वापस जाने का डिसीजन लेता है। बट जो एरिया जीता उसका क्या होगा? ऐसे तो छोड़ नहीं सकते जो जीता हुआ है। तो अलेक्जेंडर क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने 4 गवर्नर्स को बिठा देते हैं। कितने गवर्नर्स को? 4 गवर्नर्स को, और उनके हवाले कर देते हैं ये जीता हुआ एरिया। और उन 4 गवर्नर्स में से एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर याद क्यों रखना है? क्योंकि सेल्यूकस निकेटर बाद में एम्बेसडर बनते हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के एम्बेसडर। आप मैप देख सकते हो, इस मैप में दिखाया है टेरिटरी ऑफ अलेक्जेंडर तक। इनके भी कुछ इफेक्ट्स रहे होंगे इंडिया पे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, वो था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट कि ये एक स्कल्पचर्स का एक आर्ट था, जो गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स बने हुए उसमें दिखता है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। वो ग्रीक जो आर्ट था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और उसमें दिखाया जाता है ग्रीक आर्ट की कंप्लीट उसमें दिखती है डिटेल्स। देन कल्चरल एक्सचेंज तो हो गई, क्योंकि वो अपने यहाँ पे एम्बेसडर्स, अपने गवर्नर्स रख के गया था यहाँ पे, वो उनकी अब एम्पायर चल रही थी, तो ऑब्वियसली कल्चरल एक्सचेंज होगा। देन इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो इवेंट घटा इंडियन हिस्ट्री में, वो था पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। जो हम देख रहे थे 16 महाजनपद में क्या था? छोटे छोटे महाजनपद थे, छोटे छोटे किंगडम थे और वो आपस में ही लड़ते रहते थे।
बट इसके बाद क्या हुआ, और यही जो इनके जो आपस में बटे हुए थे, इसकी वजह से ही तो फॉरेन इन्वेजन हुए। और अब जो इंडियन किंग्स थे उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहे तो दोबारा से फॉरेन इन्वेजन हम पे होंगे। इसकी वजह से क्या हुआ था कि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन आ गई थी इंडिया में। इंडिया पॉलिटिकली यूनिफाई हो गया था, और ये देखने को मिलता है हमें मौर्यन किंगडम्स में। मौर्याज ने क्या किया, इन पूरे इंडिया को यूनिफाई कर दिया और एक ही पॉलिटिकल सेंटर था। ठीक, तो ये तो हमने किया फॉरेन इन्वेजन्स के बारे में। देन ये है ग्रीक आर्किटेक्ट, ये आर्किटेक्चर है ग्रीक का, और ये है गंधारा आर्ट, बुद्धा का स्कल्पचर जिसमें आप ये देख रहे हैं गंधारा आर्ट। देखिए, अब आप पूछेंगे कि अलेक्जेंडर जब वापस गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अलेक्जेंडर ने क्या किया था। देखिए, जब अलेक्जेंडर वापस जा रहे थे तो बेबीलोन के पास ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। पहले तो इनके जब वापस जाते हुए इन पे काफ़ी सारे अटैक्स हुए थे इनकी आर्मी पे। देन बेबीलोन में फाइनली ये काफ़ी बीमार हो जाते हैं, इन्हें मलेरिया हो जाता है, और फाइनली बेबीलोन में अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। फॉरेन इन्वेजन्स कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मौर्यन एम्पायर। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म छोड़ दिया सर ने, तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को छोड़ा नहीं है। इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर है, रिलीजन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो उस टाइम पे जो एंशिएंट इंडिया के टाइम पे जो रिलीजन्स थे वो हमने सब एक ही लेक्चर में कवर करने हैं। कंटिन्यू रखिए, हार्ड वर्क करिए, लेक्चर्स को प्रॉपरली देखिए, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए, ताकि आपको इसमें जितने फैक्ट्स बताए गए हैं ये को याद हो जाए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस करिए, MCQs सॉल्व करो, क्योंकि MCQs सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होगी, एग्ज़ाम प्रेशर की दिक्कत होगी, और MCQs सॉल्व करने से और भी आपको ज़्यादा जो फैक्ट्स हैं वो पता चलेंगे। और अगर लेक्चर सही लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को शेयर करें। आप, मैं देखता हूँ कि लेक्चर देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यही तो मेरे जो हार्ड वर्क है उसकी फीस यही है। थैंक यू।